किसी को न्याय दिला पा रहे हैं तो जितनी प्रसन्नता शायद क्लाइंट को नहीं होती उससे ज़्यादा तो अधिवक्ता को होती है। आपके जो बाबा जी थे संत कुमार दुबे जी, प्रिवी काउंसिल तक चर्चा होती थी। एक बार बांसगांव की जो कचहरी थी वो गोरखपुर शिफ्ट हो गए थे। अंग्रेजी सरकार ने कह दिया था कि आप प्रांतीय सरकार जो है आप लोग बना सकते हैं। तो राजा साहब गोपालपुर को ले करके हमारे ग्रैंडफादर जो थे उनको ले करके गए तो उन्होंने तुरंत ऑर्डर कर दिया कोर्ट जो है बांसगांव शिफ्ट की जाती है। बाबा जो थे सारे बच्चों को चाहते थे इसी फील्ड में ले आना। हमारे जो पिताजी थे लॉ करवाए उन्होंने सेंट ड्यू से, उसमें फिर अपने साथ फिर लेके आए। लीडिंग ड्राफ्टिंग थी वो कुछ हमने वो उनसे सीखा। तो साक्षियों की परीक्षा भी शपथ पत्र पर होती है। हाँ, कोई भी दस्तावेज जो हम प्रस्तुत करते हैं वापसी भी होती है। हाँ जी। निर्णय में अवधि को सुधारने की व्यवस्था है। हाँ है कि वकील जो होता है घर के लिए जो है वो अच्छा नहीं माना जाता है। अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है, भूख से आप कम खाइए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों, इस समय हमारे साथ अश्वनी दुबे जी बैठे हुए हैं। तीसरी पीढ़ी के अपने परिवार के आप अधिवक्ता हैं। उस कड़ी का कोई हिस्सा अगर हमारे पास होता है तो हमारी भी उत्सुकता होती है कि हम भी उसे बहुत सारी चीज़ें जानें। दुबे जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि आपके पिताजी और माताजी का क्या नाम है उसके बारे में, और जो आपका जन्म स्थान है, जो मूल स्थान है, उसके बारे में ज़रा हमारे दर्शकों को आप बताइए। हमारे पिताजी का नाम प्रेम नारायण दुबे है और मूल स्थान हम लोगों का गोपालपुर गोला के पास है। गोला अब तो गोला तहसील भी हो गई है, लेकिन हमारे ग्रैंडफादर जो थे वो भी बहुत बड़े, जो आप बता रहे थे, लॉयर थे, प्रोमिनेंट लॉयर थे। और वो गोपालपुर से फिर आ गए, बांसगांव में आ गए अपनी प्रैक्टिस करने। माताजी का क्या नाम है? माताजी का नाम हमारे सरोज दुबे है। अच्छा। और अभी हैं वो। अच्छा 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 अच्छा। तो माताजी गृहिणी रही हैं? हाँ, गृहिणी रही हैं। अच्छा। आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो कहाँ से शुरू हुई थी? प्रारंभिक शिक्षा तो प्राइमरी शिक्षा तो हम बांसगांव में ही लिए थे। अच्छा। फिर उसके बाद माध्यमिक शिक्षा जो है हमारी इंटर कॉलेज बांसगांव में। अच्छा। और उसके बाद फिर इलाहाबाद में भी जो है हमारी इंटर की परीक्षा दिया था वहाँ से। स्नातक कहाँ से आपने किया है? स्नातक गोरखपुर यूनिवर्सिटी से किया। अच्छा, गोरखपुर विश्वविद्यालय से। और विधि स्नातक आपने कहाँ से किया? वो भी गोरखपुर यूनिवर्सिटी से ही है, उसकी डिग्री। अच्छा अच्छा अच्छा। तो कब से आपका रजिस्ट्रेशन आपका जो है कब है, किस सन का है? हमारा रजिस्ट्रेशन तो 85 का ही है। अच्छा अच्छा। लेकिन हमने प्रैक्टिस अपना शुरू किया था 86 में शुरू किया था। अच्छा 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 अच्छा। अपने पिताजी के ही सानिध्य में आपने शुरू हाँ किया जी था? जी, उन्हीं के। तो आपको तो एक माहौल मिला, जैसा कि मैंने बताया कि आप तीसरी पीढ़ी में, तो आपको हमें लगता है कि आपको पिताजी से और बाबा जी से ही प्रेरणा मिली होगी। बाबा जी तो हमारे नहीं थे हमारे समय में। हाँ। लेकिन मतलब पिताजी से थे ही, तो उनके कई और भी जूनियर थे, साथ में मैं भी था। तो आपकी शादी कब हुई? हमारी शादी तो 1988 में हुई है। क्या नाम है आपकी पत्नी का? रीता दुबे नाम है उनका। हमारे 2 बच्चे हैं, एक लड़का है, एक बेटी है। अच्छा। और लड़का तो उसकी पढ़ाई वही हो गई है और इस समय वो साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर है, इस समय बॉम्बे में है वो। क्या नाम है लड़के का? प्रतीक दुबे। अच्छा अच्छा अच्छा। और बच्ची अभी पढ़ाई कर रही है? बच्ची हमारी जो है उसने BA ऑनर्स किया है दिल्ली से। अच्छा। और फिर अपनी UPSC की तैयारी कर रही है। अनन्या दुबे नाम है उसका। अनन्या। अच्छा, चलिए। आपके जो बाबा जी थे उनके बारे में प्रिवी काउंसिल तक चर्चा होती थी। जी 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 जी। तो फिर उस बांसगांव को ही उन्होंने क्यों जो है अपनी प्रैक्टिस के लिए चुना? क्या है उनका, उनके बारे में ज़रा हमको बताइए। संत प्रताप दुबे जी के बारे में वह जो है ये तो मतलब वो तो बताएंगे क्यों बांसगांव में ही प्रैक्टिस चुना, क्योंकि उनके पास जो योग्यता थी वो कहीं जा सकते थे। कहीं जा सकते थे, कहीं जा सकते थे, कहीं जो है वो उनके लिए कोई वो चीज़ नहीं थी। मतलब उनके साथ के जो समकक्ष लोग थे वो लोग जानते थे कि संत प्रसाद दुबे के लिए बांसगांव बहुत छोटी जगह थी। छोटी जगह थी। हाँ, वो कहीं बहुत ऊपर जा सकते थे। अच्छा, ये कहा जाता है, जैसे हमने जब इस संबंध में आपसे बात करने के पूर्व जब हमारा जो रिसर्च हुआ उसमें यह था एक बार बांसगांव की जो कचहरी थी वो गोरखपुर शिफ्ट हो गई थी। हाँ। क्या है इतिहास, जरा बताइए हमको। हाँ, हमने भी सुना ही है जो अपने बुजुर्गों से। अच्छा। कि एक बार यहाँ आती थी प्लेग। हाँ, प्लेग महामारी। हाँ, प्लेग महामारी आती थी, कई बार आती थी, साल में कई बार आ जाती थी। तो यहाँ के एक मुंसिफ थे, तो उन्होंने लिख दिया कि
कमिश्नर को कि यहाँ पर जो है तुरंत जो है हटाया जाए, यहाँ पर कोई सुविधाएं नहीं है। अगर हम बीमार पड़ जाएं या कोई बीमार पड़ जाए स्टाफ का तो उनको कोई सुविधाएं नहीं मिलेंगी। तो कमिश्नर ने उस बांसगांव के सिविल कोर्ट को गोरखपुर ही सिविल कोर्ट में ही मर्ज कर दिया। 4-5 सालों तक जो है गोरखपुर में ही जो है चली गई थी। एक बार जो है अंग्रेजी सरकार ने कह दिया था कि आप प्रांतीय सरकार जो है आप लोग बना सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में कई असेंबली बनी, तो गोरखपुर में एक असेंबली बनाई गई जो बांसगांव से लड़े थे मोहनलाल गौतम कांग्रेस की तरफ से। अच्छा अच्छा अच्छा। और राजा साहब गोपालपुर, अच्छा अच्छा, वो लड़े थे अंग्रेज़ों की तरफ से। तो लोगों ने वोट जो है कांग्रेस को ही दिया। बिल्कुल। राजा साहब गोपालपुर हार गए। और उसी बीच जब चुनाव प्रचार चल रहा था और तो लोगों ने ये कहना शुरू किया कि अगर ऐसा है कि इस समय अगर जो कमिश्नर हैं, अच्छा, और उनसे अगर कहा जाए कि साहब कि हम लोग प्रचार कैसे करेंगे, तो राजा साहब गोपालपुर को ले करके हमारे ग्रैंडफादर जो थे उनको ले करके गए। और चूँकि वो राजा साहब गोपालपुर से बड़ा ही पर उनके के दाहिने हाथ थे, वो कमिश्नर से बात हुई उनसे और उन्होंने बताया कि ये ग्राउंड है, अगर ये हम लोग यहाँ पर रहेंगे अच्छा तो हम लोग कब प्रचार प्रसार होगा। सारे अधिवक्ता तो यहाँ आ गए हैं, ये बताइए कब हम लोग जाएंगे, कब वहाँ प्रचार होगा। तो उन्होंने तुरंत ऑर्डर कर दिया कि फिर से जो है ये सिविल कोर्ट जो है बांसगांव शिफ्ट की जाती है। अच्छा, आपके बाबा जी की कोई स्मृति है आपको जो किसी फेमस फैसले को लेकर के, या कोई ऐसा श्रेष्ठ कार्य उन्होंने किया हो जो आपके स्मृति पटल पर आज भी अंकित हो? क्योंकि आप तो देखे नहीं थे, लेकिन अगर आपके पिताजी, आपकी माताजी, आपके परिवार में कोई ऐसी कहानी उनके बारे में जो अब हमारे पिताजी तो मतलब उनकी जैसे जो प्लीडिंग वगैरह थी, ड्राफ्टिंग वगैरह थी, तो बड़ी ही मतलब वो जैसे उनकी प्लीडिंग वगैरह जो होती थी प्रीवी काउंसिल तक जाती थी। अच्छा। तो उस समय कई प्रीवी काउंसिल में कई नज़ीरों में ये आया वहाँ से कि लोअर कोर्ट के जो लॉयर ने इतना बढ़िया प्लीडिंग किया है कि ऐसा प्लीड करना बड़ा मुश्किल है। आपके पिताजी के बारे में भी ये बताया जाता है कि उनकी भी प्लीडिंग जो है ना है प्लीडिंग के मामले में उनको कुछ दिन वो अपने बड़े पिताजी के साथ थे। अच्छा। तो उसको कुछ तो उनको मिला था कुछ मिला था। कहते थे कि बाबूजी के साथ तो बहुत दिन नहीं थे हम, लेकिन मतलब 2-4 साल ही थे। असल में हमारे बाबा जो थे अपने सारे बच्चों को चाहते थे कि वो इसी फील्ड में ले आना। अच्छा, सारे बच्चे। अच्छा, कितने आपके पिताजी कितने भाई बहन थे? हाँ, ये भी जरा सा। हाँ, तो हमारे पिताजी 3 भाई थे। अच्छा। तो सबसे बड़े कौन थे? उनका नाम था जगदीश नारायण दुबे। अच्छा। और फिर दूसरे जो थे पवित्र नारायण दुबे थे। अच्छा, दूसरे नंबर पर पवित्र नारायण दुबे। अच्छा। तो पवित्र नारायण दुबे, और फिर तीसरे हमारे जो पिताजी थे, तो अपने सारे बच्चों को ही चाहते थे। अच्छा, तीनों लोगों को ला करवाए और उसके बाद उन्होंने अपने बड़े पुत्र को कहा चलो हमारे साथ जो है प्रैक्टिस करने चलो। अच्छा। वो उस समय लोग अपने पिताजी के साथ भी इतना लोगों को गुस्सा रहता था, अपने बच्चों को और डांटते थे। दूसरों को नहीं डांटते थे, लेकिन बच्चों को और डांटते थे लोग। जो है उन्होंने जाकर फिर एम.ए. थे, वो पूरा जा करके फिर जो है DB इंटर कॉलेज में वहाँ पर जो है लेक्चरर हो गए। उसके बाद हमारे जो चाचा जी थे, जो दूसरे नंबर के, तो वो जो है BHU से उन्होंने वो BSc कर रहे थे। अच्छा। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम जो है लॉ पढ़ोगे और तुम जो है आगे MSc नहीं करोगे जो है। अच्छा। तो उनको रोक दिया, फिर उन्होंने लॉ पढ़ाया और लॉ पढ़ने के बाद कहा कि चलो हमारे साथ प्रैक्टिस में चलो। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है बाबूजी, हमको 1 साल समय दीजिए और 1 साल अगर हमारे PCSJ में अगर हमारा नहीं हुआ, अच्छा, तब मैं आपके साथ चलूँ। कहते थे कि हमने शुरू किया पढ़ाई, पहले बार में ही हो गया, तो उनका ये ख़त्म हो गया। अच्छा, वो चले गए। वो दूसरे चले गए, सेवा में चले गए। हाँ। फिर हमारे जो पिताजी थे MA किए, फिर जाके बसडीला में वो जो टीचर हो गए। अच्छा। तो बसडीला से जब आते थे घर पे तो कहते थे तुमको क्या मिलता है महीने में, तुमको क्या मिलता है? तो पता चलता, कहते थे कि 22 रुपया, 25 रुपया, 30 रुपया ये मिलता है हमको जो है। अच्छा। तो कहते थे इसके लिए तुम वहाँ जाके बताओ
वहाँ पर काम कर रहे हो, इतना तो अधिक तो मैं एक दिन में ज़्यादा कमाता हूँ, तो तुम जो है चलो छोड़ो। उसको उन्होंने जो है वहाँ पर नौकरी छुड़वा दी और कहा कि ऐसा फिर आओ हमारे इसमें आओ, चलो लॉ करो। फिर लॉ करवाए उन्होंने सेंट एंड्रूज से। उसमें सेंट एंड्रूज कॉलेज जो था गोरखपुर यूनिवर्सिटी तो नहीं थी। फिर अपने साथ फिर लेके आए, तो उनको कुछ जो है जो 1-2 साल 3 साल जो उनको मिला, तो उनको सीखने का अवसर मिला। तो कहते थे बाबूजी से बहुत कुछ सीखा है ये सब चीज़ा कि जो लीडिंग ड्राफ्टिंग थी वो कुछ हमने वो उनसे सीखा। आपके भी बारे में ये कहा जाता है कि वो गुण आपको भी मिला है। अब हम लोग उनका गुण तो नहीं पाए हैं। जब कोई एक अधिवक्ता किसी पीड़ित को न्याय दिलाता है तो कितनी प्रसन्नता होती है, क्या कहेंगे आप? जो ना तो है ही, अगर हम किसी को न्याय दिला पा रहे हैं तो जितनी प्रसन्नता शायद क्लाइंट को नहीं होती उससे ज़्यादा तो अधिवक्ता को होती है। अधिवक्ता को होती है। तो और ये लगता है कि हमने कुछ किया इसके लिए। मान लीजिए हमारे अगेंस्ट ही कोई फैसला आया कि अगर क्लाइंट संतुष्ट है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो कहता है कि वकील साहब की मेहनत में कोई कमी नहीं है, यही बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो उसकी तरफ से शिकायत नहीं, जीतना सफलता नहीं माने जाते, उसकी तरफ से शिकायत मनोयोग से आपने जो काम किया है, या हमने जो उसकी फाइल में कोई ऐसी कमी नहीं रहने छोड़ी है कि जो है जो आगे जाए वो, तो इस कारण से जो है उसका जो है कोई जो है कमी आ जाए। तो लोअर कोर्ट में यही होती है कि सारी चीज़ों को जो आप जो है कंप्लीट रखें कि आगे जाकर ये ना हो कि साहब की लोअर कोर्ट के बिल्कुल लॉयर ने ये चीज़ कमी छोड़ दी। जो वाद पत्र हम तैयार करते हैं, कितनी सावधानी बरतनी चाहिए कि उसे आपके यहाँ से और सुप्रीम कोर्ट तक जाने में ये कहीं वो न कह पावे कि हमारे वकील साहब ने कोई इसमें कमी छोड़ दी। यही है। क्या है आप कहेंगे इसमें? दावा करते समय तो पहले चीज़ तो आप दावा जो कर रहे हैं तो आपके ये भी पहले चीज़ सोच लीजिए इसका जवाब विपक्षी क्या देगा। यानी जब आक्रमण होगा आपके ऊपर प्रतिरक्षा का, तो उसका बचाव भी आपके उस प्लेंट में ही होना चाहिए। हाँ, कि ये आएगा तो उसको ये चीज़ें कहेगी, कोई बात कहेगा, तो इसका हम जवाब हम अपने प्लेंट में पहले से कहे। कोई ऐसा महत्वपूर्ण तथ्य बताइए जिसके आधार पर जो है प्रतिरक्षा करने वाला वकील प्लेंट को खारिज कर सकता है। क्या उसमें प्रतिरक्षा के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए 7 रूल 11 में एक तो है काज ऑफ एक्शन, जो है अगर नहीं है और आपने या क्लेवरली आपने कोई काज ऑफ एक्शन जो है ऐसा बनाया हुआ है, लीड का कैंसिलेशन का कोई दावा कर रहा है और मान लीजिए 10-15 वर्ष बीतने के बाद कर रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, जबकि लिमिटेशन उसकी जो 3 साल ही कैंसिलेशन की है। अच्छा अच्छा, आ रहा है वो कह रहा है कि नहीं ये हमको जानकारी जो है अभी 1 वर्ष पहले हुई है या 6 महीना पहले हुई है, 2 महीना पहले हुई है, और उस दिन से ले रहा है कि साहब की इसका हमको नॉलेज हुआ है, इस नाते हमारा दावा जो है लिमिटेशन के अंदर है। अगर आप ऐसा कोई साक्ष्य देते हैं कि साहब इनको तो जानकारी कुछ दिन पहले इनकी ओर से एक दावा पहले किया गया था और दावा खारिज हो गया है और इनको नॉलेज इस डीड की पहले से थी, या किसी मुकदमे में उन्होंने उसको स्वीकार किया कि हाँ ये डीड हमने किया हुआ है, तो उस चीज़ को आप कह सकते हैं कि ये जो बनाया गया काज ऑफ एक्शन ये क्लेवरली बनाया गया है। ये जानबूझ के बड़े ही चालाकी से ये काज ऑफ एक्शन पैदा किया गया है। तो आप काज ऑफ एक्शन के आधार पर भी आप जो काज ऑफ एक्शन के आधार पर आप दावा खारिज करवा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर जो है कोई किसी लॉ से किसी कानून से अगर वो बार है दावा, बिल्कुल बिल्कुल, तब भी वो खारिज होगा, तो तब भी वो दावा खारिज होगा। आप चूँकि बांसगांव में प्रैक्टिस करते हैं, जी जी, तो ये प्रारंभिक अधिकारिता वाला न्यायालय है, यहीं से मामला शुरू होता है। जी जी जी। तो यहाँ जो मामले आते हैं वो किस तरह के अधिक मामले आते हैं? देखिए यहाँ पर इंजंक्शन सूट ही होते हैं, फिर उसके अलावा डिक्लेरेशन सूट होते हैं, टाइटल के डिक्लेरेशन के लिए सूट। दूसरा दावा तो आता है ये कैंसिलेशन का, कैंसिलेशन ऑफ डीड, कैंसिलेशन इंस्ट्रूमेंट। हाँ, इंस्ट्रूमेंट चाहे किसी वसीयत की हो चाहे कोई डीड हो, किसी का इंस्ट्रूमेंट का। फिर उसी में साथ साथ फिर रेक्टिफिकेशन का भी होता है। अच्छा। कि कोई दस्तावेज में कोई गलती हो गई भूल से, या किसी फ्रॉड बस किसी ने दस्तावेज में गलत तौर से कोई बात दर्ज करवा दी, नंबर गलत दर्ज करवा दिया, चौहद्दी गलत दर्ज करवा दी। अच्छा। फिर मनी सूट, फिर जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के केस होते हैं। कोई दस्तावेज मान लीजिए कोई एग्रीमेंट टू सेल कोई लिखा है और उसे उस संविदा करने के बाद कोई भाग रहा है,
बिल्कुल, उसके स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए कॉन्ट्रैक्ट के लिए दावा भी यहाँ पर चलता है। तो कई तरह के दावे हैं यहाँ पर सिविल नेचर के, बिल्कुल बिल्कुल जो हैं वो तो इंजंक्शन के जो मामले आते हैं, जी जी, तो इंजंक्शन में जो रिलीफ होती है, जो तात्कालिक जो रेमेडी है, वो न्यायालय इस समय क्या पोजीशन है? टेम्परेरी इंजंक्शन की पहली प्राथमिकता हर अस्थायी आदेश के दावे में सब लोग पहले डालते हैं। इस पहले एक चीज़ पहले ले लिया जाए, टेम्परेरी इंजंक्शन, बिल्कुल कि उससे कम से कम कि जी ये जो विवादित भूमि है वो जो है संरक्षित रहे, उस पर कोई निर्माण कार्य ना हो या कोई चीज़ जो है कोई उसको जो है बेच ना सके। तो उसके लिए एप्लीकेशन लगभग सारे इंजंक्शन के दावा में, जो परमानेंट इंजंक्शन का दावा होता है, सब में जो है पड़ता है। अच्छा। अब कोर्ट के डिस्कशन पर है कि साहब कि ये इंजंक्शन दे या ना दे। 3 चीज़ें देखती है कोर्ट। एक तो प्राइमा फेसी केस हो आपका, अच्छा, और प्राइमा फेसी केस जो है आपके जो विपक्षी से बेहतर हो, फिर आपका सुविधा का संतुलन हो, फिर आप कब्जे में हो, पहले बैलेंस आप कन्वीनियंस होती है, तो उस सुविधा का संतुलन भी आपके पक्ष में हो कि आप कब्जे में हो, आपको अगर कोई हटा देगा तो आपका नुकसान हो जाएगा। तो तीसरी चीज़ होती है इरेपरेबल लॉस, अपूर्णीय क्षति। हाँ, अपूर्णीय क्षति। अगर आपको ऐसा इंजंक्शन नहीं मिलेगा तो ये चीज़ें हो सकती हैं भविष्य में, उसको कोई ट्रांसफ़र कर दे, कोई और चीज़ें आएगी, नई चीज़ें आ जाएंगी, उसमें कोई निर्माण कर ले, तो फिर जो है या कोई नया कोई थर्ड पार्टी उसमें आ जाए बेचने के बाद, तो इस तरह कोर्ट जो है को बताना पड़ेगा कि साहब ये हमारी क्षति हो सकती है आगे। मतलब ये 3 महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट्स हैं जिसके आधार पर हम डिमांड करते हैं टेम्परेरी इंजंक्शन के लिए। अच्छा, ये बताइए कि दावे में जो शपथ पत्र की स्थिति होती है, शपथ पत्र की भूमिका क्या होती है, क्या बताएंगे आप? जो है ये देखिए, शपथ पत्र ये है कि जो भी बातें हम कह रहे हैं वो सही है, सत्य है, और जो कुछ मैं लिखा हूँ तो हमारी बातें जो है कानूनी इल्म से लिखता है, और फिर लिखता है कि ये हमारी व्यक्तिगत जानकारी से सही है। अच्छा, शपथ पत्र का संशोधन भी नहीं होता है? शपथ पत्र में नहीं होता है, संशोधन नहीं होता है, उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं। वो तो शपथ में आपका एफिडेविट है कि जो भी बातें मैं कह रहा हूँ सच्चाई से कह रहा हूँ, इसलिए उसमें कोई संशोधन की उसमें बाकी सारी एप्लीकेशन में तो हो जाएगा। प्लेंट में संशोधन हो जाएगा, किसी आपकी दरखास्त है उसमें संशोधन हो जाएगा, लेकिन शपथ पत्र में संशोधन नहीं होगा। शपथ पत्र में संशोधन है। अच्छा, शपथ पत्र जो है, जो शपथ लेता है कोई व्यक्ति, तो वो किसके समक्ष लेता है? जो शपथ आयुक्त होते हैं, ये जो है जिला जज जो है शपथ आयुक्त की नियुक्ति करते हैं वकीलों में से। बिल्कुल। और एक तो नोटराइज होते हैं, तो नोटरी मजिस्ट्रेट जो नियुक्ति होती है सरकार करती है। तो नोटरी मजिस्ट्रेट का कोई काम सिविल कोर्ट में कोई शपथ पत्र वो नहीं लगता। तो साक्षियों की परीक्षा भी शपथ पत्र पर होती है? हाँ, पहले तो ऐसा होता था कि एग्जामिनेशन इन चीफ होता था, कोर्ट में ही जो है गवाह आता था और कोर्ट के समक्ष ही एग्जामिनेशन इन चीफ होता था। नया अमेंडमेंट आया सिविल कोड प्रोसीजर कोड में, और उसको बदलते हुए उन्होंने कह दिया कि नहीं, ये जो एग्जामिनेशन चीफ जो है ये अब नहीं होगा। अच्छा। अब एग्जामिनेशन चीफ की जगह पर उन्होंने कर दिया कि आप शपथ पत्र के जरिए आप अपना एग्जामिनेशन चीफ दे दीजिए। अच्छा। और सिर्फ उसी शपथ पत्र के आधार पर क्रॉस एग्जामिनेशन हो जाएगा। अच्छा। कुछ मामले में मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट है जो हमको प्रूफ करना है। अच्छा। मान लीजिए हमारी कोई वसीयत है, प्राइवेट डॉक्यूमेंट है हमारा। अच्छा। तो प्राइवेट डॉक्यूमेंट को प्रूफ करने के लिए तो जो गवाह आएगा तो उसको देख कर, मान लीजिए उसकी दस्तखत है, मार्जिनल विटनेस है, वो उस पर गवाह है मान लीजिए, तो जब तक वो देखेगा नहीं, देख करके बयान नहीं देगा कोर्ट में और उसको साबित नहीं करेगा कि मेरी दस्तखत है या जिसने जो एग्जीक्यूटर है ये उसकी दस्तखत है। अच्छा। तो तब तक जो है वो प्रूफ नहीं माना जाएगा। तो उस स्थिति में हम लोग देते हैं एप्लीकेशन कोर्ट में कि साहब ये डॉक्यूमेंट है, ये प्राइवेट डॉक्यूमेंट हमारा है और इसको साबित करने के लिए गवाह हमारा आया हुआ है, तो इस नाते हमको एग्जामिनेशन चीफ करवाना दिया, क्योंकि वो देख के ही बताएगा ना वहाँ पर सामने ही। एफिडेविट में तो हम बाहर लिख कर दे देते हैं, लेकिन उसको वो देखेगा, वो देख करके बताएगा कि ये जो पेपर नंबर है इस पर मेरी दस्तखत है, ये है, इस पर अब फलां की दस्तखत है,
जो हमारे सामने लिखी गई है, और अच्छा। मैंने उनके सामने अपनी हस्ताक्षर बनाया है। तो दोनों लोगों एक दूसरे के सामने अपने अपने हस्ताक्षर बनाए हैं, और मैं हस्ताक्षर की पहचान करता हूँ। उस स्थिति में उस स्थिति में ये ज़रूरी हो जाता है कि साहब कि कोई भी डॉक्यूमेंट को साबित करने के लिए ये आवश्यक है कि एग्जामिनेशन चीफ हो। कोई भी दस्तावेज जो हम प्रस्तुत करते हैं हम साक्ष्य के रूप में जो है, तो क्या उसकी वापसी भी होती है? हाँ जी, अगर मतलब कोर्ट आवश्यक समझती है कि ये वापस कर देना कोर्ट के लिए कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जब दाखिल हाँ, करता है कोई, तो उसको कोर्ट अगर का डिस्कशन होता है कि उसको वापस करे या ना करे। अच्छा अच्छा अच्छा। मान लीजिए अभी उसका अभी फाइनल डिस्पोजल नहीं हुआ कोर्ट किसी मुकदमे का, तो भी नहीं करेगी। जो डॉक्यूमेंट दाखिल हुआ है, तो अगर फाइनल डिस्पोजल किसी केस का नहीं है तो आप कैसे वापस कर देगी किसी को? मतलब जो भी वापसी होगी वो फाइनल डिस्पोजल के बाद ही होगी। अगर अपीली मामला अपील में चला गया है, उस स्थिति में क्या पोजीशन है? तब भी नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा दुबे जी, जैसे मान लीजिए कि जो जजमेंट होते हैं, जो निर्णय पारित होते हैं, तो निर्णय में अगर कोई त्रुटि हो गई तो उस त्रुटि को सुधारने की व्यवस्था है? हाँ है। क्या व्यवस्था है? 151 152 सिविल प्रोसीजर कोड में अच्छा। कोई निर्णय में कोई कमी आ गई है। निर्णय क्या मतलब, देखिए बहुत सी चीज़ें जो हैं, अरे कलेक्टर एरर हो जाए, हाँ, लिपि की त्रुटि हो जाए, या लिमिट उसका बहुत कम ही है। अच्छा। उसका स्कोप, लेकिन कोर्ट जो है अगर समझती है कि हाँ ये गलती हो गई, और निर्णय का अगर फल वो नहीं पाएगा, वो बिल्कुल जिसके पक्ष में निर्णय हुआ है और उसको फल ना मिले, बिल्कुल बिल्कुल, तो निर्णय का क्या फ़ायदा है? एक केस है सुप्रीम कोर्ट का, तो दोनों पक्षों में वसीयत को लेकर के विवाद था, प्रॉपर्टी को, तो जो प्रॉपर्टी डिटेल नहीं डाला गया था प्लेंट में, अच्छा अच्छा, वो छोड़ दिया गया था। तो लड़ते लड़ते कोई तो चला गया सुप्रीम कोर्ट तक। अच्छा। और सुप्रीम कोर्ट से भी डिग्री हो गई कि जिसके पक्ष में था कि हाँ सबकी वसीयत के आधार पर उनकी संपत्ति के मालिक ये हैं। केस में कई कोर्ट ने उनके अगेंस्ट में फैसला दिया, फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा उस एजुकेशन के हिसाब की हमारा एजुकेशन नहीं हो रहा है, अच्छा अच्छा, इसका एजुकेशन नहीं हुआ है। उसने अमेंड करने के लिए दिया था 151 152 में अमेंडमेंट के लिए अप्लीकेशन दिया था कि साहब कि ये प्रॉपर्टी डिटेल को डाल दिया जाए प्लेंट में, और डिग्री जो बनी हुई है उसमें भी ये इसको मेंशन कर दिया जाए। अच्छा अच्छा अच्छा। लोअर कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने तो माना कि हाँ किसी होना चाहिए ये। फिर जो है उसकी फिर अपील हुई सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई कि ये तो बहुत छोटी चीज़ थी और इसको जो है वहीं कर देना चाहिए, वहीं हो जाना चाहिए था। न्याय और धर्म के बारे में अगर हम बात करें तो धर्म को यदि हम आत्मसात करके कानून में चलते हैं तो कितना बेहतर परिणाम जो है किसी व्यक्ति को मिल सकता है, और कोई अधिवक्ता कितना बेहतर परिणाम दिला सकता है अगर हम उस धर्म को आत्मसात करें इस विधि में। देखिए धर्म भी तो हमारी नीति ही है, नीति ही है, बिल्कुल। उसमें भी कोई भी धर्म में कोई अनीति नहीं बताई गई है। हाँ, जो नीति है वही धर्म है, वही, और इसी नीति के आधार पर ही हमारे कानून भी बने हुए हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही कि ये गलत है ये सही है, ये चोरी करना अपराध है, वही नीति हमारे। चोरी करना पाप है। हाँ, चोरी करना पाप है, तो कानून भी वही बना हुआ है। कानून भी धर्म के ही आधार पर बना है, जो नीति हमारी है बिल्कुल बिल्कुल उसी के आधार पर जो कानून भी बने हुए हैं। मानस में तुलसीदास जी ने तो लिखा है ना, जी जी जी, कि हानि लाभ जीवन मरण सब 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 जस अपजस विधि हाथ, जी जी, यानी सब विधि के अधीन है। हाँ सही है। अब उस विधि को आप ईश्वर समझते हैं कि उस विधि को अपना कानून समझते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जब से एडवोकेट्स एक्ट बना है तब से लेके आज तक जो है बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में 25 सदस्य जाते हैं। जी जी जी। और जो नए अधिवक्ताओं का पंजीकरण होता है, पंजीकरण जो होता है उसकी बहुत भारी भरकम फीस है। तो इसमें इसके संबंध में आप क्या कहेंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, जो एक तो बार काउंसिल में जो मेंबर्स जो हैं 25 हैं, ये बहुत ही कम है। तो 75 जिले हो गए। हाँ, 75 जिले हो गए, प्रदेश अलग हो गया, उसके बाद भी जो है शायद एक जिले के हिसाब से भी कोई ये मेंबर नहीं कोई है। बिल्कुल। तो ये संख्या तो मतलब हर ज़िले के हिसाब से लगभग एक जरूर हो जानी चाहिए। दूसरी चीज़ की
कि भारी भरकम फीस है रजिस्ट्रेशन। एक अधिवक्ता पास करके किसी तरह से आता है और उसके पास जो है प्रैक्टिस के लिए भी शायद उसको जो है उस समय कोई सरकार से कोई मदद नहीं मिलती, कोई नहीं मिलती है, पैसे नहीं होते हैं, तो परिवार की भी हालत जो है हाँ, अच्छी नहीं होती लोग है। उससे उम्मीद करते हैं। तो पहले चीज़ तो उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ इतना पैसा जुटाना, 20-22 हज़ार रुपया जुटाना, बिल्कुल, और उसके लिए फिर दौड़ना, और मुश्किल चीज़ें होती हैं क्योंकि नया जूनियर आता है तो बड़ी मुश्किल में पड़ता है कि साहब 20-22 हज़ार रुपये कैसे इसका बहुत दिनों किया तक जाए। वो रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाता है, बिना रजिस्ट्रेशन के हाँ, प्रैक्टिस करता हाँ, है। ऐसा करते हैं लोग, क्योंकि मतलब ये प्रॉब्लम अधिकतर अधिवक्ताओं के साथ है। बिल्कुल। तो क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? फ्री होना चाहिए या नॉमिनल होना चाहिए, क्या होना चाहिए? नहीं, बहुत कम होना चाहिए। कई बार काउंसिल का एक फरमान आया हाँ, कि कोर्ट में जो काली कोट पहन करके न्यायालय परिसर में जो लोग वकालत कर रहे हैं उनको फर्जी अधिवक्ता घोषित कर दिया जाएगा। हाँ, तो ऐसी स्थिति में अगर एक लॉ ग्रेजुएट जो पंजीकरण नहीं करा पाया है पैसे के अभाव में, उसकी आर्थिक हालत, माली हालत ऐसी नहीं है उसके परिवार की कि वो रजिस्ट्रेशन करा पावे, और वो न्यायालय में आकर के अगर किसी वरिष्ठ के सामने उनसे जुड़ करके कि कुछ अर्न कर लें उसके बाद हम रजिस्ट्रेशन कराएं, और आप उसको एक झटके में अगर फर्जी घोषित कर देंगे, नहीं निकाल सकते। तो ये पॉलिसी तो हमें लगता है कि सही भाई वो किसी सीनियर के साथ है, बिल्कुल, अब कुछ सीख रहा है, कोर्ट में ठीक है जा करके अपने आर्गुमेंट नहीं कर सकता है, बिल्कुल 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 बिल्कुल, लेकिन आप उसके अंदर किसी वकील के साथ एक तरह क्लर्क की तरह काम कर रहा हो, बिल्कुल, और सीख रहा है, उसकी सारी फाइलें बना रहा है, उसको फर्जी घोषित नहीं कर सकते। आप उसको कह सकते हैं कि नहीं, किसी आप तुम जो है वकील साहब की फाइल भी मत बनाओ तुम या वकील साहब के साथ तुम मत चलो जो है कोर्ट में, तो उसको नहीं रोक सकते हैं। इस तरह के जो आदेश हैं वो नहीं वो उचित नहीं है, उचित नहीं है। हाँ, इस प्रैक्टिस के अलावा और भी चीज़ें उसको करनी है, कहीं और किसी और दूसरी फर्म में जाना है, कहीं और जाना है, तो मांगते हैं लोग कि आपने कितना, आपके पास अनुभव है, किन किन अधिवक्ताओं के साथ काम किया है, ये भी तो उसको अधिवक्ता के साथ काम करने का एक अनुभव तो मिलेगा ना, मिलेगा 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 कि साहब हमने इनके के साथ काम किया था, भले हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं था, लेकिन रजिस्ट्रेशन के पहले ही हमने ये ऐसे चीज़ इनके साथ बड़े अधिवक्ता के साथ काम किया है, तो एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट, मतलब इस तरह के आदेश नहीं जारी करने नहीं करना चाहिए, ठीक नहीं है, हाँ, ये उचित तो नहीं है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट तो उसको मिल रहा है ना, बिल्कुल बिल्कुल, एक अनुभव तो मिल रहा है उसको ना, किसी अधिवक्ता के साथ बैठ करके और उसके साथ काम कर रहा है वो, तो कुछ तो अनुभव पा रहा है वो ना। बिल्कुल, हाँ। चलिए ठीक है, आप लोग वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और आप लोग जब इस बात को कहते हैं, हाँ, तो ये संदेश जाता है। आप चूँकि अति व्यस्त अधिवक्ता हैं और बांसगांव में जो लंबी श्रृंखला है आपकी, तीसरी पीढ़ी की है, तो व्यस्ततम समय में अपने परिवार के लिए, पत्नी बच्चों के लिए समय कैसे निकाल लेते हैं आप? क्योंकि बड़ा जो है दुरूह कार्य है जो एडवोकेसी। देखिए ऐसा है कि वकील जो होता है घर के लिए जो है वो अच्छा नहीं माना जाता है। अच्छा, घर के लिए अच्छा नहीं वो अच्छा लायर तो हो सकता है वो, अच्छा, घर के लिए नहीं हो सकता, अच्छा पिता नहीं होता अच्छा जो समय नहीं देता है, क्योंकि घर के लिए सबका समय कम होता है। अच्छा, तो घर में के लोगों की शिकायत रहती है कि साहब आप सबके लिए आप समय, सबके लिए समय है, लेकिन अब घर के लिए एक दिन भी निकालना पड़े तो अब कहेंगे नहीं छुट्टी नहीं है। छुट्टी के दिन ही हम लोग जो है अपने परिवार के लोगों के लिए समय निकालते हैं, सप्ताह में एक दिन। हाँ, या और भी छुट्टी जैसे पहले से मालूम है कि ये छुट्टी आने वाली है, अच्छा, सेकंड सैटरडे हो गया, हाँ, या कोई और अवकाश, तो ये फिर ये समय देते हैं बच्चों को, चलो भाई यहाँ चलते हैं, यहाँ चला जाए, या ये चीज़ आप हमारी पूरी कर देते हैं, बाजार चलते हैं। अच्छा, तो ये सब चीज़ें छुट्टियों में ही हो पाता है। शौक क्या रहा है इसके अलावा? जैसे वकालत के अतिरिक्त जो है कविता पढ़ना, कहानी पढ़ना, फिल्म देखना, गाना गाना। पहले तो हम लोग फिल्में ही देखते थे, क्योंकि पहले ये सब चीज़ें जो है ये सोशल मीडिया इतना नहीं था, सारी चीज़ें नहीं आई थी। मतलब फिल्म देखने का शौक था? हाँ, तो जो ऐसी अच्छी फिल्में आती थी, आर्ट फिल्में, पुरानी फिल्मों का कोई नाम बताइए अब, जो सबसे अच्छी, जो प्रेरणादायक फिल्में जो है। अब जैसे कि आर्ट फिल्में आती, प्रहार थी, फिर जो है अरे अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है, ऐसी तमाम चीज़ें आई, कई ऐसी फिल्में आती थी। तो हम जाते थे देखने, तो लोग कहते थे भाई ऐसी फिल्में देखते हैं ये कि जो ठीक से समझ में नहीं आएगी, समझ में नहीं आएगी, सब लोग नहीं समझ पाएंगे इसको जो है। तो हमारे एक मित्र थे, हमको बहुत प्रेरित करते कि नहीं चलिए ये आर्ट फिल्म आई हुई है और इस आर्ट फिल्म को देखा जाएगा ये। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए वही साधन ही था, दूसरा कोई साधन था नहीं मनोरंजन का, फिल्म के अलावा
दूसरा कोई साधन नहीं था इस वक्त। तो फिल्म के गाने उन्हें गुनगुनाने का कुछ शौक रहा? नहीं, सुनने का तो है शौक। कुछ गानों की लाइन जो नहीं गा सकते हैं वो ऐसे ही व्यक्त करके आप बताइए जो है कि कौन सी लाइन जो आपको बहुत प्रेरणा देती है। कोई याद नहीं आ रहा है। और चूंकि हम लोग नहीं, जैसे एक फिल्म आई थी एक फूल दो माली में गाना जो था कि तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा, बहुत अच्छी फिल्म थी। जग में मेरा राज दुलारा। तो इस तरह से तमाम फिल्मों में तमाम सारे जो है कि दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ, एक से एक गाने हैं। तो इस तरह के जो नहीं है गाने तो एक से एक हैं बिल्कुल। तो लेकिन मतलब तुरंत याद नहीं आता है कि कौन सा गाना आपको बताया जाए तुरंत कौन सा ज़्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अध्यात्म में क्या आपके जो है? अब देखिए अध्यात्म में तो बहुत ज़्यादा हमारा मतलब समय नहीं बीतता है, लेकिन जो भी है मतलब ईश्वर आस्था है। और भले ही मतलब अध्ययन ना हो पाता हो, 20 मिनट ही लगाएं, आधा घंटा ही लगाएं, ले जा करके वहाँ पर जो है अच्छा पूजा पाठ दिनचर्या में शामिल रहती है। फिजिक को ठीक ठाक रखे हैं तो इसके पीछे का जो राज है वो क्या है जो है? क्या एक्सरसाइज वगैरह भी आप अपने उसमें शामिल रखते हैं या सिर्फ इसी व्यवसायिक दौड़ ही पूरा आपको अभ्यास करा देती है? देखिए हम तो ये जानते हैं कि अगर आप भूख से कम खाते हैं। अच्छा, कम खाइए। हाँ, ये बड़ा अच्छा मंत्र माना जाता है। भूख से आप कम खाइए और डाइट हमेशा कंट्रोल रखिए कोई चीज़, तो आप अपने फिजिक को बिल्कुल अच्छा रखें। विधि व्यवसाय में आ रहा है जो नया लड़का, तो कितनी तल्लीनता के साथ उसको आना चाहिए ताकि वो एक बेहतर अधिवक्ता बन सके? क्या कहेंगे आप? देखिए पहले चीज़ तो अपने सीनियर के साथ उसको जो है बैठना ज़रूरी है। मान लीजिए हम किसी दूसरे की ज़मीन पर रास्ता मांग रहे हैं और ईजमेंट का केस ले रहे हैं कि साहब सुखाधिकार हमारा है, इनकी ज़मीन पे जो है हम कई 20 साल से या सैकड़ों साल से आते जाते हैं, ये हमारे नाम से नहीं है, भले है लेकिन हमारा सुखाधिकार हासिल है। तो सुखाधिकार हासिल करने के लिए 7 इंग्रेडिएंट हैं। अच्छा, तो उन 7 इंग्रेडिएंट का उसमें आपके प्लेंट में वर्णन जो होना ज़रूरी है। अगर 7 इंग्रेडिएंट के बारे में आपने नहीं लिखा है तो आपका ये दावा खारिज हो सकता है। आपका सुखाधिकार का दावा जो है खारिज हो जाएगा कि साहब शर्माइए मत, पूछ लीजिए अपने सीनियर से। जो चाणक्य ने लिखा है कि 3-4 जगहों पर अच्छा जूनियर यही होता है, तुरंत पूछता है। निर्लज्ज होना चाहिए जो कहा है ना कि धन धान प्रयोग सुविद्या संग्रहण यथा आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवे, कि धन के लेन देन में निर्लज रहिए, विद्या के ग्रहण में। अगर गुरु से आपको कोई ज्ञान अगर अधूरा मिल रहा है तो तुरंत उसे पूछिए। अगर उसका शिष्य पूछ रहा है तो और भी प्रसन्न होता है उसको। और क्या चाहिए उसे और ये स्थापित करने के लिए अपने आप को कि अगर कोई विधि की कोई बात लिखी हुई है, इस सब की विधि की इस कानून से बाढ़ है, इन कानून से ये हमको ये इसका प्रोटेक्शन मिला हुआ है कि हमको ये कानून में हमको ये प्रोटेक्शन है कि हम ये अपने बचाव कर सकते हैं, तो कहे उसको पहले जाकर उसको जो है डीपली पढ़ना चाहिए। अब जैसे हमारे बाबा जी के बारे में बताया जाता था, लोग कहते थे कि वो 5 साल के अंदर ही वो उस रो में आ गए थे जो 20 साल के प्रैक्टिशनर थे। बिल्कुल बिल्कुल। जो 20 साल के प्रैक्टिशनर थे उन्होंने वो चीज़ें 5 साल के अंदर प्राप्त कर ली। अब जैसे हरिहर प्रसाद दुबे जो गोरखपुर के बहुत ही मतलब प्रोमिनेंट लॉयर थे, वो भी ज़माने के, हमारे बाबा जी के समय ही थे वो। अच्छा। तो उनके जूनियर थे रामदास धर दुबे। अच्छा, उनके शिष्य थे, कई सीनियर शिष्य थे, अमरनाथ वर्मा तमाम वगैरह और जो है। लेकिन रामदास दुबे तो वो जो है तो रामदास धर दुबे को वो कहते थे ये लड़का जो है बड़ा एडवोकेट बनेगा, बहुत बड़ा एडवोकेट बनेगा, इसका कोई मुकाबला करने वाला कोई नहीं होगा इस क्षेत्र में। हुआ ऐसा? मतलब कुल मिलाकर के अपने आप को रेगुलर रखना चाहिए, सानिध्य में रहना चाहिए और हार्ड वर्क होना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छा जो है, बहुत बात हुई आपसे। और आप इतने अपने व्यस्ततम क्षणों में सर उसमें से आपने अपना आप बोले आए हमारे
ये अमूल्य समय निकाला और आप यहाँ आए और हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी अच्छी बातें आप बताए। जी। पूरा अपने तीनों पीढ़ियों के बारे में आपने बताया। हमारे दर्शक बहुत आनंद लेंगे। तो आप यहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज कराए, हमसे बात किए, इसके लिए आप सब आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।